हाथी जैसा विशालकाय ये समाज अपने शक्ति का एहसास नहीं कर पाता है और कम लोग, मुट्ठी भर लोग अपना दुष्प्रचार करके कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत संख्या में हूँ, बहुत समर्थन हमको है, ये दुष्प्रचार करके और इस देश के गद्दी पर बैठ जाते हैं। जाके पाँव न फाटे बेवाई, सेका जाने पीर पर आई। जो कभी गरीबी को नहीं देखा है, जो कभी लाचारी को नहीं देखा है, वो क्या जानता है कि गरीबों का दर्द कैसा। जो राजमहल में रहने वाले लोग हैं, जो राजमहलों के छत के नीचे रह रहे हैं, उनको क्या पता कि झोपड़ी बारिश में चूती भी है कि नहीं चूती है। अपनी सोच और अपने झूठ को तोपने के लिए, झूठ को ढकने के लिए वो लॉजिक लोग देते हैं, झूठा लॉजिक। जातीय व्यवस्था आज से नहीं है। जातीय व्यवस्था इस देश में जब आर्य लोग आए बाहर से, जब आर्य लोग आए बाहर से, तब आते ही उन लोगों ने जात का बीज यहाँ पर पैदा किया। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मैं सिवान में हूँ और मेरे साथ सिवान के जाने माने अधिवक्ता गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन से आज हम बात करेंगे। बात ये सर करेंगे कि बिहार सरकार अपने खर्चे से बिहार में जातीय जनगणना करा रही है। सर ये तो काम सेंटर का है, लेकिन बिहार सरकार अपने पैसे से मतलब 500 करोड़ रुपये खर्चा करके सर जातीय जनगणना करा रही है। कुछ लोग जो बीजेपी के लोग, जो स्वर्ण लोग हैं, सर इसका विरोध सर क्यों कर रहे हैं? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आपके टीम को तहे दिल से साधुवाद करता हूं कि आप लोग बहुत बहादुरी का काम करते हैं कि ऐसे ऐसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हम लोगों के बीच आते हैं और हम लोग आपके प्रश्नों का कोशिश करते हैं उत्तर देने का। जातीय जनगणना कराने के लिए मैं बिहार सरकार को तहे दिल से साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप देखते हैं कि महामानव मान्यवर कांसी राम साहब इस देश की जातीय व्यवस्था का स्वरूप बताते बताते इस दुनिया से चले गए, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग यही जानते हैं कि जो कम है वो अपने को ज़्यादा साबित करते हैं और जो ज़्यादा है वो अपने को कम साबित करते हैं। तो जातीय जनगणना होगी तो इससे पता चलेगा कि देश में किस समाज के लोग कितना हैं और किस अनुपात में किसके पास देश का संसाधन कितना है। जी सर। तबे समाज में समरसता आ पाएगी, एक रूपता आ पाएगी। आपको पता होगा कि चंद चालाक लोगों के पास, मुट्ठी भर लोगों के पास देश की अपार संपत्ति है और हजारों लोग फुटपाथ पर खुले आकाश में सोने के लिए मजबूर हैं। तो इस जातीय जनगणना से पता चलेगी कि इस देश में किस वर्ग के कितने लोग हैं। आज आपने देखा, आपको याद होगा कि जब मंडल कमीशन आया था तो मंडल कमीशन में इन लोगों ने ये दलील दिया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंडल कमीशन में 27% रिजर्वेशन का प्रावधान था। तो इन लोगों का कहना था कि 22.5% SC/ST का पहले से लागू है और 27% इन लोगों को दिया जाएगा तो 50 से ऊपर हो जाएगा। तो इन लोगों का तर्क था कि 50 से ज़्यादा किसी भी परिस्थिति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज आपने देखा कि जब EBC की बात आई तो 10% रिजर्वेशन और उसको दे दिया गया। तो 49.5% जब पहले से रिजर्वेशन था, अब 50% रिजर्वेशन देना था, तो ये 10% जब जुट गया तो 9.5% बेसी हो गया। जी सर। तो ये कहाँ से फिर ये कानून में आ गया बात। इसलिए ये लोग अपने सुविधा अनुसार देश और समाज को चलाना चाहते हैं। इसलिए ये जातीय जनगणना होना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चल जाए कि देश में किस समाज के लोग कितने हैं, और उस आदमी को जब पता चलेगा तब उसको अपनी औकात पता चलेगी। जबकि आप जानते हैं कि इस देश का जो संवैधानिक व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है, उसमें एक वोट से इस देश का CM और PM चुना जाता है और बहुसंख्यक समाज CM और PM बनाने में चूक जाता है। उसको अपने हाथी के तरह उसको अपने शक्ति का एहसास नहीं होता है। हाथी जैसा विशालकाय ये समाज
अपने शक्ति का एहसास नहीं कर पाता है और कम लोग, मुट्ठी भर लोग अपना दुष्प्रचार करके कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत संख्या में हूँ, बहुत समर्थन हमको है, ये दुष्प्रचार करके और इस देश के गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो जाके पाँव न फाटे बेवाई, सेका जाने पीर पर आई। जो कभी गरीबी को नहीं देखा है, जो कभी लाचारी को नहीं देखा है, वो क्या जानता है कि गरीबों का दर्द कैसा होता है सर? एक गरीब ही गरीब के दर्द को जान सकता है। जब एक गरीब अपने झोपड़ी में जाता है बारिश के समय, और बारिश से जब झोपड़ी चूती है तो कहीं बाल्टी लगाता है, कहीं लोटा लगाता है, कहीं थाली लगाता है, तो उसको पता है कि एक गरीब को झोपड़ी का दर्द क्या होता है, बारिश में उसको कितना कष्ट होता है। लेकिन जो राजमहल में रहने वाले लोग हैं, जो राजमहलों के छत के नीचे रह रहे हैं, उनको क्या पता कि झोपड़ी बारिश में चूती भी है कि नहीं चूती है। इसलिए इस देश को इस सच्चाई से अवगत कराने के लिए ये बहुत अच्छी पहल इस प्रदेश की सरकार ने किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सर लास्ट क्वेश्चन सुन लेंगे। बीजेपी के नेता हैं विजय सिन्हा सर, उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना से सर जाति जाति में टकराव होगा, उन्माद सर फैलेगा। ये उनकी अपनी सोच और अपने झूठ को तोपने के लिए, झूठ को ढकने के लिए वो लॉजिक लोग देते हैं, झूठा लॉजिक। जातीय व्यवस्था आज से नहीं है। जातीय व्यवस्था इस देश में जब आर्य लोग आए बाहर से, जब आर्य लोग आए बाहर से, तब आते ही उन लोगों ने जात का बीज यहाँ पर पैदा किया। अपने को आर्य कहा और इस देश के लोगों को अनार्य कहा। आर्य के मतलब श्रेष्ठ होता है, और जो इस देश के लोग हैं उनको नीच कहा, अपने को ऊंच कहा। उसी समय से ये व्यवस्था लागू कर दिया और इस देश में 4 वर्ण बनाया। 4 वर्ण बनाया। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। अब ये 4 वर्ण जो बनाया, तो ये 4 वर्ण हमको तर्क देते हैं, आपको तर्क देते हैं कि कर्म के आधार पर बनाया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बाटा कंपनी में जूते बनते हैं, तो अगर कर्म के आधार पर चमार को जूता बनाने की ड्यूटी मिली है, तो बाटा कंपनी में सिर्फ चमारों की भर्ती होनी चाहिए। और नहीं तो अगर जितने लोग उसमें भर्ती हैं और कर्म के आधार पर जात है, तो किसी भी समाज का आदमी हो, अगर जूता बनाने की कंपनी में भर्ती है तो उसको चमार कहना चाहिए। मेरा अपना लॉजिक है, काटे कोई इस लॉजिक को, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर सकता है ना। इसलिए ये जात आज से नहीं है, ये जात जब से आर्य लोग यहाँ आए तब से इस जातीय व्यवस्था यहाँ लागू कर दिया। और जातीय व्यवस्था लागू करके उस समय हम लोगों को बताया गया कि कर्म के आधार पर जात बनाई गई, और आज कितनों मूर्ख हैं, अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो ब्राह्मण हो श्रेष्ठ हो गए, और कितनों आप विद्वान हैं और शूद्र कुल में पैदा हुए तो आप नीचे हैं। यही व्यवस्था है। इसलिए मैं इस व्यवस्था का घोर विरोध करता हूं और जातीय जनगणना का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं, और बिहार सरकार को मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं इस बिंदु पर। लेकिन मैं उस हाथी का बार बार इशारा करना चाहता हूं कि उस हाथी के तरह इस देश का बहुजन समाज अपने शक्ति का एहसास करे, अपने शक्ति को पहचाने, तभी जाकर के इस देश का शासक बन पाएगा। नहीं पहचानेगा तो जिस प्रकार एक 3.5 हाथ का आदमी महावत जो होता है, हाथी को, उतने बड़े शक्तिशाली हाथी को अपने इशारों पर नचाता है, उसी प्रकार इस देश के चंद चलाक लोग इस 85% बहुजन समाज को अपने इशारों पर नचाते रहेंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उस बहुजन समाज को आगाज करना चाहता हूं कि आप उस शक्ति को पहचानिए। और आपके चैनल से आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आप इस देश की शेरनी, इस देश की राजनीति की शेरनी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का कल जन्मदिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं, और बहना हजारों साल जिए ताकि हम सबको इस दिशा और दशा में ले चलने का काम करे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात